Hello everyone. So my name is Himanshu Rawat and today we will start our polity session. So यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो पॉलिटी है, जहाँ से आप ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टुडे वी विल स्टार्ट आवर पॉलिटी सीरीज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. हमारी जो अप्रोच रहेगी पॉलिटी को कवर करने की वो रहेगी लक्ष्मीकांत. हमारा जो सोर्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पॉलिटी को कवर करने के लिए, वो लक्ष्मीकांत है. पॉलिटी को जब हम कवर कर सकते हैं तो दो तरीके से उसे कवर किया जा सकता है. पहला है स्टैटिक पोर्शन और दूसरा है डायनामिक पोर्शन. जब हम स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक पोर्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो लक्ष्मीकांत है. जब हम डायनामिक पोर्शन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन रहेगा वो करंट अफेयर्स रहता है, जिसका द हिंदू एक बड़ा सोर्स हो सकता है, द इंडियन एक्सप्रेस एक दूसरा सोर्स हो सकता है, और वेरियस अदर मैगजीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट जिनसे हम अपना डायनामिक पोर्शन कवर कर सकते हैं पॉलिटी का. मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम किस बुक को अपना बेस बना रहे हैं. सो दिस इज़ इंडियन पॉलिटी 6th एडिशन लक्ष्मीकांत. और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं तो आप अपने पास लक्ष्मीकांत की बुक ज़रूर रखिएगा. दिस वन इज़ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन, राइट. तो जैसे ही हम लोग टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे आप अपनी बुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे. इसके लिए अलग से नोट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में एक नोट बुक है जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स को काफ़ी एलोबरेट तरीके से समझाया गया है. द ओनली थिंग यू नीड इज़ योर बुक लक्ष्मीकांत 6th एडिशन और एक हाईलाइटर, राइट. इसके अलावा एक पेन आप ज़रूर रखें और एक साइड में कॉपी रख सकते हैं. जो बातें लक्ष्मीकांत में नहीं हैं, अगर वो आप एक्स्ट्रा नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना ज़रूरी है. सो बेसिकली ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आप अपने पॉलिटी को काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर नंबर 1 एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर. जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो आज का जो संविधान है, जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, वो किस तरीके से इवॉल्व होता है, और वो क्या कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से जो प्रोविज़न्स आपको आज के प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं उनका रूट्स क्या है, वो कहाँ से निकल के आए हैं. तो बहुत ही बेसिक से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक, तो आपको मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में. इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली साथ के साथ चल रहे हैं. अगर हम बात करें टाइमलाइन की तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए जो एक पॉइंट है, जो एक माइलस्टोन है जहाँ से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो है 1600. क्या हुआ था 1600 में? 31 दिसंबर 1600 देयर वॉज अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC. आपने सबने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाती हैं और वहाँ उनसे परमिशन मांगती हैं. किस चीज़ की परमिशन मांगती हैं? ट्रेड करने की परमिशन मांगती हैं. कहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन मांगती हैं? ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप. तो जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है. तो वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं वहाँ पर व्यापार करने के, ट्रेड करने के राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मांगती है. किससे मांगेगी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मांगेगी. और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स का मतलब ये हुआ कि देयर शैल बी ओनली वन कंपनी एंड दैट इज़ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास ये राइट होगा कि वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे व्यापार कर सकती हैं. इसमें जो सबसे बड़ा जो प्लेयर है, सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है इंडिया. तो इस तरीके से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार मिल जाते हैं, मोनोपोली मिल जाती है.
तो सवाल ये बनता है कि ये राइट्स कब मिले थे? 1600 में मिले थे। किसने दिए थे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिए थे। उस वक्त भारत में किसका शासन था? 1600 की जब हम बात करेंगे तो मुगलों का शासन था। मुगलों में कौन था? तो यहाँ पर इस वक्त यानी 1600 में जब परमिशन मिली थी तो अकबर का शासन था, राइट। तो यहाँ से आपके 2-3 सवाल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? अगला जो माइलस्टोन है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, दैट इज 1765। 1765 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का बैकग्राउंड क्या है? एक युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। एक वॉर होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और हिंदुस्तान के जो मुग़ल बादशाह होते हैं, अवध के जो नवाब होते हैं, बंगाल के जो नवाब होते हैं, उनको युद्ध में हरा देती है। जब युद्ध में हरा देती है तो उसके बाद 1765 में एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। तो आप ये लिख भी सकते हैं, ये लक्ष्मीकांत में नहीं मेंशन है, लेकिन जिन लोगों ने हिस्ट्री के लेक्चर्स अगर मेरे देखे हैं तो वहाँ पर हमने काफ़ी एलोबरेटली इसको डिस्कस किया है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये कंडीशन होती है कि जो बंगाल है, जो बिहार है और जो उड़ीसा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके दीवानी राइट्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली 2 राइट्स दिए जाते हैं। एक होते हैं आपका सिविल जस्टिस, आपकी लक्ष्मीकांत में मेंशन है ये, और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू राइट्स, और इन्हीं को हम दीवानी राइट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा था इसमें? दीवानी राइट्स में ये लिखा था दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय द इंडियन नवाब्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो प्रशासनिक जो फंक्शंस हैं, उन्हें भारत के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, वो उन्हें कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब बात रेवेन्यू कलेक्शन की आएगी, जब टैक्स कलेक्शन की जब बात आएगी, तो वो दायित्व जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। और यहाँ से 1765 से आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर रही है और वो टैक्स वसूलने का काम कर रही है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम वो कर रही है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिर अगला जो माइलस्टोन आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1857 की सिपाही म्यूटिनी। कई लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, कई लोग इसे म्यूटिनी भी कहते हैं, कई लोग इसे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। तो सिपाही म्यूटिनी जो होती है 1857 में, उस म्यूटिनी को बहुत ब्रूटली दबा दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। जब उसे दबा दिया जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया जाता है बाय द क्राउन। इसके पीछे कारण ये होता है कि क्राउन को ये लगता था, यानी ब्रिटिश जो रानी है, महारानी है, उनको ये लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कंटिन्यू करती है तो इस तरह की सिपाही म्यूटिनी या इस तरह के रिवॉल्यूशंस दोबारा भी हो सकते हैं। और इसी कारणवश उन्होंने 1857 में पूरे तरीके से, एग्जैक्टली 1858 में पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया भारत से। और अब जो भारत है वो आएगा डायरेक्ट रूल किसके अंडर? क्राउन के अंडर। तो ये आपका अगला इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और क्राउन रूल भारत में 1858 में स्टार्ट हो जाता है। क्राउन रूल जब भारत में स्टार्ट होगा 1858 में, तो ये कब तक चलेगा? ये चलता है 1947 तक, जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 तक। तो 15 अगस्त ऑफ 1947 तक भारत में क्राउन रूल चलता है, राइट। तो ये इसका एक अगला माइलस्टोन है। तो अब आप देखें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब क्राउन रूल ख़त्म हो चुका है। और इसका एक और मतलब है कि भारत के लोग जो हैं वो अब अपना खुद का संविधान बनाएंगे, क्योंकि उन्हें अब खुद शासन करना है। और अगर उन्हें खुद शासन करना है तो उनको आवश्यकता है किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। और फिर क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाता है, एक संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इन्हें पूरा संविधान बनाने में। तो ये एक इसका मैंने आपको ब्रीफ दिया है थोड़ा बहुत, राइट। 1946 में आपका भारत का
जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका निर्माण हो जाता है 9 दिसंबर, और यहाँ से फिर भारत के जो संविधान निर्माता है वो भारत का संविधान लिखने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान लिखकर कब तैयार हो गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है। 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक हल्का फुल्का बैकग्राउंड बताया है आपके संविधान का, कि संविधान किस तरीके से पिक्चर में आता है और वर्तमान में जो स्वरूप है आपके भारत के संविधान का, उसकी रूट्स कहाँ पर है, उसकी जड़ें कहाँ पर हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास में वापस जाएं तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो पार्ट है वो है कंपनी रूल, और दूसरा जो पार्ट है वो है क्राउन रूल। कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल की जब हम बात करते हैं तो कंपनी रूल स्टार्ट हुआ था 1773 से, और ये चला था 1858 तक। ये सवाल भी एग्ज़ाम में बनता है कि कंपनी रूल कब स्टार्ट हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में स्टार्ट हुआ था 1773 में, 1773 में, और ये जाता है 1858 तक। उसके बाद क्या होता है, 1858 से लेकर 1947 तक भारत में क्राउन रूल जो है वो रूल करता है, वो भारत में राज करता है। तो दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। ब्रिटिश रूल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरा है क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें इसमें? तो पहले बात करेंगे कंपनी रूल की। कंपनी रूल में कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। पहला जो माइलस्टोन है दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर है एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और फिर अंत में है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये सारे वो एक्ट हैं जो कि कंपनी रूल के दौरान भारत में पास हुए थे, और इन्हीं एक्ट के तहत बनाए गए कानूनों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल किया था। फिर हम बात करेंगे क्राउन रूल की। क्राउन रूल में कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्ट जिसे क्राउन रूल के टाइम पर पास किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये सारे वो एक्ट हैं जो कि क्राउन रूल के दौरान पारित किए गए थे, पास किए गए थे, और इन एक्ट के अंदर दिए गए प्रोविजंस, इनके अंदर दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्राउन ने भारत में रूल किया था। अब हम एक एक करके इन सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपनी रूल कवर करेंगे जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। इसमें जो मैंने आपको बताया, पहला जो एक्ट था दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है और हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रेगुलेटिंग, आप इसके नाम पे फोकस करो। रेगुलेट का मतलब होता है टू कंट्रोल, राइट। तो अब यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया गया है, ये किसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो क्या कंट्रोल किया जाएगा? सबसे पहला स्टेप है ये। अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो पहला कदम उठाया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहले वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया था, रेगुलेट किया गया था, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलता है, एक अधिकार मिलता है, राइट। लेकिन अभी हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर 1764, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो यहाँ पर कंपनी केवल व्यापार नहीं कर रही है, यहाँ पर कंपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करना शुरू कर रही है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट
फर्स्ट एक्ट जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को रिकॉग्नाइज किया था, उन्हें अलाउ किया था कि ओके, अपार्ट फ्रॉम डूइंग बिजनेस यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन मिल गई है, अलाउड कर दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत में राजनीतिक फैसले ले सकती है, प्रशासनिक फैसले ले सकती है। उसके बाद इसी एक्ट को माना जाता है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इससे पहले अगर आपको इतिहास का थोड़ा सा आइडिया हो तो आपने देखा कि भारत में अलग अलग किंगडम्स रहे हैं। ऐसे बहुत कम किंगडम्स रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में रूल किया हो, राइट। आप इतिहास में जब जाएंगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पता चलता है, अशोक का नाम पता चलता है, कुछ हद तक अकबर का नाम पता चलता है, लेकिन ये भी पूरे हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एक्ट के द्वारा क्या किया, भारत में पहली बार सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट, अगर हम आज के भारत की बात करें तो 3 तरह की गवर्नमेंट आपके भारत में आज हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है आपका लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हेड है वो है प्रधानमंत्री। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे जो हेड होते हैं वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, तो यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आपको पहली बार देखने को मिलता है। तो ये आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन था, उस डेजिग्नेशन को चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, राइट। यानी 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से काम कर रही थी, उनकी कुछ प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। और ये जो प्रेसिडेंसी के जो हेड हुआ करते थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था। और ये जो गवर्नर हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करते थे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन 1773 के एक्ट में क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उनको उनके अंडर कर दिया गया, उन्हें सबऑर्डिनेट कर दिया गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनको सुप्रीम पावर दे दी गई। अब वो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। और उनका जो डेजिग्नेशन है उसको गवर्नर से चेंज कर दिया गया और उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। इसके अलावा क्या किया गया, क्योंकि काम बढ़ गया है, काम का दायरा बढ़ गया है, तो अब आपको लोगों की आवश्यकता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम ये होगा कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगा उसके प्रशासनिक कार्यों में, ठीक। तो ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। कब की जाती है? 1774 में की जाती है। कौन से एक्ट के तहत की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है। एक चीफ जस्टिस होते थे और जो पहले चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के, उनका नाम था एलिजा इम्पे, और इनको असिस्ट करने के लिए 3 अदर जजेस का भी इसमें प्रावधान किया गया। तो टोटल 4 लोग होते थे। एक होते थे आपके चीफ जस्टिस, और पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे, और उनको असिस्ट करने के लिए 3 और जजेस की इसमें नियुक्ति की जाती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। पहला जो बड़ा प्रतिबंध था वो था कि अब ये लोग प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, यानी कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो निजी व्यापार में इंगेज नहीं हो सकते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा नेटिव से, यानी भारतीयों से किसी भी प्रकार की रिश्वत, किसी भी प्रकार का गिफ्ट, किसी भी प्रकार का प्रेजेंट, किसी भी प्रकार का फेवर अब कंपनी के सर्वेंट्स नहीं ले पाएंगे, ठीक। इसके अलावा
एक और प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलता है कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन हुआ करते थे, कंपनी थी, कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे और कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा। कितने टोटल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो ये जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये फैसले लेंगे कंपनी से संबंधित। इन लोगों के लिए एक नया प्रावधान ये जोड़ा गया कि अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो किसे रिपोर्ट करेंगे? वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले ये लोग इंडिपेंडेंट होते थे और गवर्नमेंट को इन्हें रिपोर्ट नहीं करना होता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब ये नया प्रावधान, नया प्रोविज़न इसमें जोड़ा गया कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें इतनी ही बातें हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इतनी ही बातें हैं जो लक्ष्मीकांत में भी लिखी हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए जो लक्ष्मीकांत में नहीं मेंशन है, आप अपने नोट्स उसमें अलग से तैयार कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है दैट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने एक कानून बनाया और उस कानून में आपको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप उस परिवर्तन को जब करेंगे तो उसे अमेंडमेंट कहा जाएगा। आज भी आपके संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान है। यू हैव टू मेंशन द आर्टिकल जहां पर अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अब मैंने आपको बताया अमेंडमेंट का मतलब यानी आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। आप बदलाव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ओरिजिनली जो कानून बना है उसमें कुछ गलतियां हैं या उसमें कुछ और सुधार के स्कोप बनता है। तो जो भी कमियां थी, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक नया एक्ट लाया जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। राइट, तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। इसी को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट का मतलब है कि किन्हीं लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और आप उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं। तो डिस्प्यूट किसके बीच में है? डिस्प्यूट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके बीच में। इनके बीच में जो डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। राइट, क्या किया गया इसमें? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, इसके अलावा कंपनी के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन सब को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस कहानी को समझो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है, लेकिन 1773 के एक्ट में एक नई पावर बनती है सुप्रीम कोर्ट। अब दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट हो जाते हैं कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जज ज़्यादा पावरफुल है या गवर्नर जनरल ज़्यादा पावरफुल है। और इसी डायलेमा को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और यहाँ पर फेवर में ये जाता है गवर्नर जनरल के। और इस एक्ट में पहला जो बिंदु है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों की काउंसिल और कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, राइट, जितना भी रेवेन्यू मैटर्स है, किसके रेवेन्यू मैटर्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो कहाँ पर होगा, कहाँ तक होगा? तो पहली बात ये कि वो केवल और केवल कलकत्ता तक सीमित होगा, और दूसरा ये सब पर लागू होगा। जो भी व्यक्ति कलकत्ता में रहते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बिट है वो इम्प्लीमेंट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा रहेगा। तो आपको याद ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये बनाया गया था ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट था, इसका जो दायरा है ये कहाँ तक था? ये कलकत्ता तक था, लेकिन कलकत्ता में जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। ठीक, आपको ये याद रखना है। दूसरा, अब अगर हम बात करें कलकत्ता की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि हिंदुओं के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट लगेगा और मुस्लिम्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट लगेगा, लेकिन जब जजमेंट देने की बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट विल मेक श्योर
कि हिंदुओं को हिंदू कानूनों के अनुसार ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिम्स को मुस्लिम कानूनों के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। इनके लिए अलग से कानून नहीं बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविंशियल कोर्ट्स की स्थापना हो चुकी है। अब आज के अगर हम सिस्टम की बात करें तो आपको पता होगा सबसे नीचे लोअर जुडिशरी होती है, फिर आपकी हाई कोर्ट होता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। जब लोअर जुडिशरी में आप केस लड़ते हैं और मान लेते हैं केस हार जाते हैं तो उसके पास आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो प्रोविंशियल कोर्ट के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आप कहाँ पे जाएंगे, इस चीज़ को लेके भी कन्फ्यूज़न था कि आप गवर्नर जनरल के पास जाएंगे या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि इन केस ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन अगर आपको अपील करनी है किसी डिसीजन के खिलाफ तो आप गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मेरी नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वाली स्लाइड का और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि प्रोविंशियल कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट है वो ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, आपको गवर्नर जनरल के पास जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इसके अलावा ये पॉइंट बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे उसे कौन बनाएगा, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट बनाएगा या फिर उसको जो है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी कानून बनेंगे, जो भी रेगुलेशंस बनाएंगे वो बनाएंगे गवर्नर जनरल और उनकी 4 सदस्यों की काउंसिल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में यूपीएससी आईएएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी के जो ऊपर पॉइंट्स हैं ये पीसीएस और सीडीएस बाकी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले ज़रूर करेंगे। अब आ जाते हैं अगले एक्ट में जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाता है कि 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब पारित हुआ था। तो ये 1784 में पारित हुआ था, 1784 में ये लागू हुआ था। क्या था इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्ट जो है पहली बार कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर देता है, उनको सेपरेट कर देता है। अभी हमने देखा कि कंपनी जब आई तो एज ट्रेडर आई, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पहली बार इनके पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग करता है, पहली बार इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग करता है और पहली बार इनके कमर्शियल फंक्शंस को अलग करता है। कैसे अलग करेगा, यहाँ पर 2 बॉडी होती हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको ये याद रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पुरानी बॉडी है, पहले से ये चलती आ रही है, 24 सदस्य इसमें हुआ करते थे, मैंने आपको बताया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम होता था वो होता था कमर्शियल, यानी कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखने का जो काम होगा वो होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक, नया जो बोर्ड बनता है वो बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में एक नया बोर्ड है वो बनता है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम होगा, इट विल टेक केयर ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कमर्शियल फंक्शंस की, कमर्शियल अफेयर्स की, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और इसी सिस्टम को डबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। पहला है ड्यूअल गवर्नमेंट, दूसरा है डबल गवर्नमेंट और तीसरा है डायरार्की। जब हम ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ड्यूअल गवर्नमेंट लॉर्ड क्लाइव ने इम्प्लीमेंट किया था, वो लेके आए थे इसको। डबल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में आपको देखने को मिलता है। और जब हम बात करेंगे डायरार्की की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपको ये देखने को मिलता है। इनमें अंतर क्या है, जब हम डायरार्की पढ़ेंगे तो मैं आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊँगा, फिलहाल तो आप इतना ही जानिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की जो टेरिटरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है, उनको पहली बार भारत में ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया कहा गया। तो अभी तक कंपनी का रूल जहाँ पर था उन्हें कंपनी की टेरिटरी कहा जाता था, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया कहा जाता था। अब इसे चेंज कर दिया जाता है और अब इसे कहा जाएगा ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में।
आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786। क्या था इस एक्ट में? देखो 1786 में क्या होता है, आपके नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं जिनका नाम होता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जब भारत में आते हैं तो काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स ये करना चाहते थे, काफ़ी बड़े सुधार ये करना चाहते थे। और जब आपको बड़े सुधार करने होते हैं तो यू नीड पावर, आपको पावर की ज़रूरत है। जब आपको पावर की ज़रूरत है तो आप पावर मांगेंगे कि बिना पावर के मैं कैसे अपना काम कर सकता हूँ। तो ये मांगते हैं, क्या मांगते हैं? पहला ये कहते हैं कि जो 4 सदस्यों की मेरी काउंसिल जो होगी, मेरे पास ये अधिकार होगा कि मैं उनके फैसलों को भी चेंज कर सकूं। तो पहली डिमांड इनकी ये होती है कि अगर मैं भारत जाऊंगा और अगर मैं भारत में काम करूंगा तो मुझे पहला अधिकार ये चाहिए कि मेरी जो काउंसिल है, जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं उनके डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकूं। मान लेते हैं कि वो 4 लोग कुछ और चाहते हैं और कॉर्नवालिस कुछ और चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ये कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए, और इसको ग्रांट कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एक्ट ऑफ 1786। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इनका ये कहना है कि मैं जो हूँ यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैं हूँ ही, इसके अलावा मुझे एक और पद चाहिए, कमांडर इन चीफ का। तो 1786 का जो एक्ट होता है उसमें ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति कमांडर इन चीफ होगा, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वही व्यक्ति जो है कमांडर इन चीफ भी होगा। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एक्ट ऑफ 1786 में। ये कौन डिमांड करता है? ये कॉर्नवालिस डिमांड करता है। क्यों डिमांड करता है? बिकॉज वो सारी पावर अपने पास चाहता था, इसलिए उसने ये डिमांड किया ताकि वो अपने हिसाब से भारत में शासन चला सके। उसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 86 में जो पावर मिली थी कॉर्नवालिस को, उन्हीं पावर को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है 1793 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ओवर राइडिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल वर एक्सटेंडेड। गवर्नर जनरल के पास जो ओवर राइडिंग पावर थी अपनी काउंसिल्स के डिसीजंस को चेंज करने की, उसको 1793 के एक्ट के द्वारा और आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास और ज़्यादा ताकत दे दी जाती हैं ताकि वो बॉम्बे और मद्रास को और अच्छे से कवर कर सके। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अब और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब जो पावर है वो केवल और केवल एक व्यक्ति के पास आ रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ रही है। मद्रास के गवर्नर के पास पावर नहीं है, बॉम्बे के गवर्नर के पास पावर नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी है, मैंने आपको बताया था 1600 में जब कंपनी आती है तो उनको ट्रेडिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलते हैं। तो होता ये है 1793 के एक्ट में आने वाले 20 सालों तक कंपनी के जो एकाधिकार होते हैं, व्यापारिक एकाधिकार होते हैं, ट्रेड मोनोपोली जो होती है, उन्हें 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसका मतलब कि 1793 से लेकर 1813 तक अब केवल एक ही कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार कर सकती है। एकाधिकार जो है वो कंपनी के पास है। तो 1793 के एक्ट में इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसके अलावा कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता ये है कि कॉर्नवालिस ये कहते हैं कि भैया मैं ही गवर्नर जनरल हूँ और मैं ही कमांडर इन चीफ हूँ, लेकिन इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जाता। इसमें ये कहा जाता है कि गवर्नर जनरल अलग होगा और कमांडर इन चीफ अलग होगा, लेकिन गवर्नर जनरल ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और इसमें ये बात मेंशन की जाती है कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है आपका। कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नर जनरल खुद नहीं चाहेगा। राइट, तो इसको आप समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो एब्सोल्यूट पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। तो हमने अभी देखा था जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें क्या लिखा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, वो भारत में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है उसका संचालन करेगा। तो अब अगर वो काम करेगा तो उनको पैसा भी चाहिए, उनको सैलरी भी चाहिए, तो वो सैलरी देगा कौन? तो 1793 के एक्ट में ये लिखा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसकी जो सैलरी आएगी वो भारत के रेवेन्यू से आएगी, वो भारत पे करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसमें, राइट, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी जो सैलरी होगी वो इंडियन रेवेन्यू से उनको दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में देखने को मिलते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मेरा फेवरेट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैं इसे इसलिए फेवरेट कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है, आता ही आता है। ठीक, तो क्या था चार्टर एक्ट ऑफ 1813? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, 1813 का मैंने जिक्र किया था कि 1793 का जो एक्ट होता है, चार्टर एक्ट जो होता है, उसमें कंपनी को आने वाले 20 वर्षों तक जो है व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाता है। तो 1793 से जब आप आने वाले 20 वर्षों की बात करो, आगे जब आप बढ़ोगे तो आप आके रुकोगे 1813 पर, राइट। यानी 1813 तक जो ट्रेड मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो उनके पास रहेगी। लेकिन जैसे ही चार्टर एक्ट आता है 1813 का, वो जो एकाधिकार था, वो जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की और भी कंपनियां हैं जो भारत में आएंगी और व्यापार करेंगी, क्योंकि उनसे उनका एकाधिकार छीन लिया गया। लेकिन दो चीज़ ऐसी थी जिन पे उनका व्यापारिक अधिकार आज भी था। आज का मतलब 1813 में भी था। पहला है आपका टी और दूसरा है आपका चाइना। तो व्यापारिक अधिकार समाप्त तो हुए थे, लेकिन पूरे रूप से समाप्त नहीं हुए थे, पूर्णतः समाप्त नहीं हुए थे। आपका चाय और चाइना, इन पर व्यापारिक अधिकार अभी भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बल्कि इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने एक जगह और भी पढ़ा था, चाय, चाइना और चरस, ओपियम, इन तीनों के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। लेकिन ये जो ओपियम वाला पॉइंट है आपको लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इधर और बाकी सोर्सेज में भी रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो नहीं बल्कि तीन चीज़ें थी, चाय, चाइना और चरस, जहाँ पर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। बाकी जितने भी सेक्टर्स थे, इंडस्ट्री थे, उनको खोल दिया गया था बाकी कंपनीज के लिए। ब्रिटिश सोवरेनिटी पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो जाती है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी फैसले लेने की जो आपकी क्षमता है, फैसले लेने का जो अधिकार है, वो पूरे तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। तो यहाँ पर 1813 में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सोवरेनिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया जाता है कि यू कैन कम टू इंडिया एंड यू कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। आप भारत आ सकते हैं और आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आपको इससे पहले देखने को नहीं मिलता। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में बात की जाती है। न सिर्फ बात की जाती है बल्कि एक प्रावधान, एक प्रोविज़न रखा जाता है कि भारत में भारतीयों के एजुकेशन के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, राइट। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, दैट देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ स्पेंडिंग ₹1 लाख ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। 1 लाख रुपए खर्च करने का, सालाना खर्च करने का प्रावधान आपको पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं इसमें। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो स्थानीय सरकार जो होगी, उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि आप लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं, आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे अगर हम टैक्स आज के भारत की बात करें तो टैक्स आपका केंद्र सरकार भी लगा सकती है, राज्य सरकार भी लगा सकती है, और इवन आपकी लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है। जैसे पंचायत टैक्स लगा सकती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि यू कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन योर सब्जेक्ट, आप अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। तो ये पहली बार आपको देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ठीक, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपको टैक्स नहीं दे रहा है तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप उन्हें पनिश कर सकते हो। तो ये कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नए पॉइंट हैं जो कि 6th एडिशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद आता है आपका अगला इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज चेंज्ड एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले जिस व्यक्ति को आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहे थे, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद से आप उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सवाल ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जितने भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स हैं वो सारी की सारी दे दी जाती हैं गवर्नर जनरल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी में ये स्टेटमेंट आएगा तो हो सकता है आप यहाँ पे देखें ऑल लिखा हुआ, तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो एक्सट्रीम में जा रहा है, और आपको लगे कि ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
जितने भी सिविल पावर्स हैं, जितने भी मिलिट्री पावर्स हैं, ये सारी की सारी पावर्स किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है वो पूरे भारत पर इस्टेब्लिश हो जाती है। इससे पहले क्या था? इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, मद्रास का अपना गवर्नर था, बॉम्बे का अपना गवर्नर था और वो अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाती है। राइट। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो हैं, उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली जाती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है आसान भाषा में कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं उनसे छीन ली जाती हैं। इसका मतलब अब कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो उनसे छीन ली जाती है। तो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल रहा है। राइट। इसके अलावा जो कानून बनेंगे, यानी एक्ट 1833 के एक्ट के बाद से जो कानून बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? उन्हें एक्ट कहा जाएगा। आज भी एक्ट कहा जाता है, जो भी आपके कानून होते हैं उन्हें एक्ट कहा जाता है। लेकिन 1833 से पहले क्या था? इन्हें कहा जाता था रेगुलेशंस। राइट। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, तो 1833 से पहले जो भी आपके कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, और 1833 के बाद जो कानून बनेंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे उनको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। हमने अभी देखा था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें जो कंपनी के एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूरे तरीके से समाप्त नहीं किया गया था। आपका चाय, चाइना चरस, इनके ऊपर अभी भी एक्सक्लूसिव जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें उन चीज़ों से भी उनका एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट छीन लिया गया। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को समाप्त कर दिया गया है। एंड नाउ ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी विल ओनली बी अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 1833 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का काम केवल और केवल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरह काम करने का होगा। अब वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे तरीके से कब एबॉलिश होती हैं? 1833 के चार्टर एक्ट से होती हैं। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो एक्ट है जब पहली बार भारत में ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात होती है। ओपन कंपटीशन किस चीज़ के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। तो 1833 का चार्टर एक्ट वो पहला एक्ट है जहां पर ओपन कंपटीशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात हुई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसको अगले चार्टर एक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कोशिश हुई थी, इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया था। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक। अब हम आ जाते हैं आज के आखिरी एक्ट में और अपने कंपनी रूल के आखिरी एक्ट में, और ये है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1893 का चार्टर एक्ट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको अलग कर दिया जाता है। जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, IAS 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो एक्ट है जिस एक्ट से कंपनी के लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाता है। आंसर इज 1853। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब होता है कानून को लागू करना। आज भी आपका लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। ये पहली बार आपको कब देखने को मिलता है? 1853 में, जहाँ पे कंपनी के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाता है। राइट। अब आपकी एक नई टीम बनेगी, 6 लोगों की नई एक टीम बनती है, और इस टीम का क्या काम होगा? लेजिस्लेटिव फॉर्म करना, लेजिस्लेचर फॉर्म करना। इसका मतलब आपकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 6 सदस्य होंगे। आपको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले से थी, जिसमें हमने देखा 4 लोग हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको बनाया गया था। वो कौन सी बॉडी थी? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और अब आपको 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से जो है वो थी, और अब आपको एक नई बॉडी देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कितने सदस्य हैं? जिसमें 6 सदस्य हैं। ये आपको बात याद रखनी है। और इसी 6 सदस्यीय टीम को, इसी बॉडी को क्या कहा गया? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव
काउंसिल और इसे मिनी पार्लियामेंट के तौर पर भी देखा गया। देखो पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना, और अगर आप देखो तो ये जो काउंसिल है इसका भी क्या काम है, कानून बनाना। तो दोनों काम क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें 6 सदस्य थे, इसी को मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। अभी हमने देखा 1833 का जो चार्टर एक्ट था वहाँ पे प्रयास किया गया था ओपन कंपटीशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का, और वो जो प्रयास है वो सफल कहाँ पर होता है, आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। और अब आप देखेंगे कि पहली बार आपको जो है ओपन कंपटीशन सिस्टम होता हुआ दिखाई देता है, राइट। सो इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम, ठीक। सिविल सर्विसेज वर ओपन टू इंडियंस एज वेल। इससे पहले होता ये था कि जो भारतीय हैं उनको सिविल सर्विसेज से दूर रखा जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्नवालिस ने कहा था कि ऑल इंडियंस आर करप्ट, सारे भारतीय करप्ट हैं और ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। तो उस आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ते हुए अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारतीयों को मौका दे रहे हैं सिविल सर्विसेज में आने का, और ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में देखने को मिलता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। अब आपने अलाउ तो कर दिया भारतीयों को, लेकिन इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, इन सब को अगर आपको निर्धारित करना है, इन सब के ऊपर आपको फैसला लेना है, तो उसके लिए कमेटी को बनाया जाता है और उस कमेटी का नाम होता है मैकॉले कमेटी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि मैकॉले कमेटी कब बनी थी, 1854 में बनी थी। दूसरा सवाल ये बनेगा कि मैकॉले कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन शब्द का मतलब ये नहीं है कि भारतीयों को इसमें जोड़ा जाता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, यानी यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डालेंगे, राइट। तो आपको 1853 में देखने को मिलता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ये जो 6 न्यू मेंबर कमेटी बनी थी यहाँ पर, और ये जो 6 न्यू मेंबर कमेटी जो बनी थी, जिसे हम मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, इन 6 में से जो 4 सदस्य होंगे वो कहाँ से अपॉइंट होके आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, राइट। तो टोटल कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। 6 में से 4 जो सदस्य हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है कि इंग्लैंड से नहीं आएंगे, वो भारत से आएंगे। भारत में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में दिए गए हैं। और इसके बाद भारत में एक बड़ी क्रांति होती है, 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है। और उसके बाद क्राउन रूल, उसके बाद कंपनी का रूल, कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता है और एक नया रूल भारत में आता है जिसे क्राउन रूल यानी रानी का शासन भी कहा जाता है, जो 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। तो 1858 से लेकर 1947 की जो जर्नी होगी उसे हम कल पूरा करेंगे। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। मैंने बहुत आसान भाषा में इसे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन केवल लेक्चर सुन के आप नहीं समझ पाएंगे। सो मेक श्योर कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं आपके पास लक्ष्मीकांत है, चाहे PDF की फॉर्म में हो चाहे हार्ड कॉपी हो। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत ले लें। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप ले सकते हैं इसको और एक हाइलाइटर के साथ जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए आप उन्हें मार्क कर सकते हैं, राइट। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो ट्राई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लक्ष्मीकांत का PDF का लिंक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, सो दैट जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते या घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो वो एटलीस्ट उनके पास PDF तो हो लक्ष्मीकांत की। So with this note, I would like to take your leave. Thank you so much. Take care. God bless you.